अच्छा, तो इसके अंदर जो इसके ये वाले दो टास्क थे, अगर आपको याद हो तो जो हमने एक्स्ट्रा लैब ली थी उसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी। एक मैंने आपको चीज़ सिखाई थी रनिंग रनिंग सम की, ठीक है, अगर याद हो आपको, जो मैंने आपको बारिशों वाली एग्जांपल दी थी कि पहले महीने में कितनी बारिशें हुई हैं, तो अगर अगले में मैं आपसे पूछूंगा तो वो पिछले वाले का सम होगा, जिसको रनिंग सम कहते हैं, कि वो वाला वेरिएबल बार बार अपडेट हो रहा होता है। और साथ ही मैंने पावर वाली एग्जांपल में रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू बेस वाली चीज़ सिखाई थी, जिसके अंदर वो रनिंग मल्टीप्लिकेशन थी बेसिकली। तो वो दो चीज़ें मैंने आपको उस टाइम बताई थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है जहाँ पर वेरिएबल फर्दर अपडेट हो रहा होता है, ठीक है, किसी छोटी सी मतलब किसी एक वेरिएबल से बार बार वो अपडेट हो रहा होता है। लूप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो दो कंसेप्ट। तो अगर वो किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बताएं ताकि वो मैं दोबारा समझाऊं। अच्छा, देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है टोटल के नाम से, ठीक है, टोटल के नाम से वेरिएबल है, और मैं आपसे अगर दूसरे महीने में पूछूं कि कितनी बारिशें हुई हैं, तो आप टोटल के वेरिएबल को सी आउट करो तो इसके अंदर पहले महीने से दूसरे महीने तक जितनी बारिशें हुई हो वो मुझे पता लग जाए। अगर मैं आपसे दूसरे में नहीं पूछता, मैं आपसे आठवें में पूछूं, तो टोटल में आठवें महीने की इंफॉर्मेशन पता हो, ठीक है। और इस टोटल के अंदर हर महीने के बाद अपडेट होती है। मतलब अगर पहले महीने में मैं आपसे पूछता हूँ कि जनवरी में कितनी बारिशें हुई हैं, और आप कहते हो लेट्स सपोज 100 हुई हैं, तो टोटल में कितना आ जाएगा? 100। टोटल में क्या आएगा? 100। मैंने आपसे पूछा कि जनवरी में कितनी बारिशें हुई हैं, आपने कहा कि 100 हुई हैं, तो टोटल में कितना आ गया? 100। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फरवरी में कितनी बारिशें हुई हैं, जनवरी फरवरी दोनों में कितनी बारिशें हुई हैं, तो जो फरवरी में बारिशें हुई होंगी वो जनवरी के साथ ऐड होंगी। तो जनवरी वाली बारिशें किस में पड़ी हुई हैं? टोटल में। तो फार्मूला क्या बनेगा? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस रेन, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला अब इस तरह बनेगा कि अगर जनवरी की सिर्फ बारिशें होती हैं तो टोटल टोटल में आप इनिशियली स्टोर करवा लो 0, टोटल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर इस टोटल में 0 पड़ा हुआ है तो नहीं, नए महीने की बारिशें आप इस रेन में सी इन करवाते रहो, ठीक है। मतलब जनवरी में लेट्स सपोज 100 ml होगी, तो टोटल में क्या होगा? अब टोटल में अब पड़ा होगा 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल इक्वल्स टू 0 प्लस 100, ये बनेगा, क्योंकि टोटल में 0 पड़ा हुआ है और जनवरी में 100 बारिशें हुई हैं। इसी तरह ये मुझे कमेंट करना चाहिए, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लूँ, ठीक है, नजर आ रहा है? अच्छा, तो टोटल इक्वल्स टू 0 प्लस 100, तो अगर मैं आपसे जनवरी के बाद पूछता हूँ तो आप कहोगे कि 100 ml बारिश हुई, आप टोटल को सी आउट कर दोगे। इसी तरह अगर जनवरी के बाद आपसे मैं नहीं पूछता, तो फरवरी का महीना जब खत्म होता है तो दोबारा रेन के वेरिएबल में आप नए महीने की जब बारिशें लोगे, तो लेट्स सपोज वो अब रेन में सी इन करता है 200, तो अगर रेन में वो सी इन करता है 200, तो फिर ये, अगर इस फार्मूले को मैं दोबारा चलाता हूँ जो मैंने ऊपर चलाया हुआ है ये वाला, तो टोटल में तो ऑलरेडी अब 100 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 100 होगा, और फरवरी में 200 हुई है तो 200 यहाँ पर होगा, तो टोटल में क्या बन जाएगा? 300 बन जाएगा, ठीक है। टोटल साथ साथ अपडेट हो रहा है। टोटल साथ साथ अपडेट इसलिए हो रहा है कि पहला महीना 100 जमा दूसरा महीना 200, लेट सपोज तीसरे में हो जाती है 150 बारिशें, चौथे में हो जाती हैं 170, ठीक है। तो जब ये दोनों ऐड होती हैं, ये पहले दो महीने की ऐड होती है, तो जो तीसरे महीने की ऐड होती है वो पहले दो के सम के साथ ऐड होती है, टोटल के साथ ऐड होती है। फिर इसी तरह जब चौथे वाली ऐड होती है तो वो पहले तीन के सम के साथ ऐड होती है। तो फार्मूला तभी हमने जो बनाया वो क्या बनाया? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस रेन, कि ये टोटल हर महीने के बाद इंक्रीज हो रहा है। इसको रनिंग रनिंग सम कहते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन अभी आपको सवाल के मुताबिक कुछ सवालों में समझ आएगी कि ये कैसे हो रहा है। एक सवाल में ये अप्लाई भी होगा, मैं आपको वो सवाल दिखाता हूँ कि वो किस सवाल में अप्लाई होगा, लेकिन इसको रनिंग सम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई है?
ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, ये आपने उस सिचुएशन में लगाना होता है कि जिस सिचुएशन में आपके वेरिएबल ने हर आइट्रेशन के बाद इंक्रीज होना होता है। ठीक है, इस टोटल ने हर आइट्रेशन के बाद इंक्रीज होना है, तब आप ये लगाते हो। ठीक है, मैं मिसाल इसकी एक और जगह पे भी देता हूँ कि लेट सपोज मैं इसको करूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 12, या इसको 1 से लेके आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 12, और फिर इसको हम करें आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम फॉर लूप ख़त्म करें और इधर हम करें जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, सी आउट, ये हो गया एंटर रेन इन मंथ आई। ठीक है, एंटर रेन इन मंथ आई, और यहाँ पर हम करें सी इन रेन, और साथ ही हम लगा दें टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस रेन। ठीक है, रेन। तो ये मैंने एक सवाल जनरेट किया। ठीक है, हम ज़रा इसको चला के भी देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हर जगह पे यूज़ होगी, तो इसको गौर से समझे। इंट रेन कॉमा टोटल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लूप के अंदर जी देखें, टोटल इक्वल्स टू ये एक टोटल वो है ना। देखें, मैंने बारिशें जी वो पहले किया था, ये इस तरह है। ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने उस टाइम किया था। तो अभी ये बेसिकली ऐसे है। मैंने तभी आप लोगों को 10 मिनट दिए थे कि आप लोग 153 तक ज्वाइन करें ताकि बाद में डिस्टरबेंस ना हो। अब 2:02 हो गए और अभी भी कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग। जी ये मैं दोबारा समझाता हूँ। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाला लूप कितनी बार चलेगा। ये लूप 12 बार चलेगा। ठीक है, तो अगर ये पहली बार चलेगा तो इसका पहली बार चलना मैं ज़रा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके इसका जो पहली बार चलना है वो ये ऐसे होगा। आई की जगह पे क्या लिखा होगा, 1। जी आई प्लस प्लस यहाँ हुआ है ना, फॉर लूप है। ठीक है, तो पहली बार जब ये चलेगा तो ये फार्मूला ऐसे होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लूप होगा ये ऐसे होगा। टोटल में मैंने कहा 0 डालो। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो भी यूजर एंटर करेगा, लेट सपोज यूजर 150 एंटर करता है, तो इस टोटल में क्या जवाब पड़ा होगा, 150 होगा। ठीक है, अब जब ये दूसरी बार ये लूप चलेगा, ये लूप जब दूसरी बार चलेगा तो यूजर को क्या लिखा हुआ नजर आएगा, मतलब लाइनें क्या चलेंगी, लाइनें ये वाली चलेंगी। दूसरी बार चलने से ये लाइंस चलेंगी, और यहाँ लिखा होगा 2। तो अब इस टोटल में क्या पड़ा होगा, यहाँ पर जो यूजर एंटर करेगा, लेट सपोज यूजर एंटर करता है 150, यहाँ पर लेट सपोज यूजर एंटर करता है 150, तो टोटल में क्या आ गया, 150। यहाँ पर अगर यूजर एंटर करता है लेट सपोज 200, तो टोटल में क्या आएगा, 350 होगा। ठीक है, क्यों 350 होगा, क्योंकि लूप ने पहली आइट्रेशन में टोटल को 150 बना दिया था, तो यहाँ पर अब 150 होगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं रनिंग सम। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका वेरिएबल लूप की हर आइट्रेशन में अपडेट हो रहा है, उसको रनिंग सम कहते हैं। ठीक है, ये आपने बड़े गौर से समझना है। और जब भी कोई सवाल मुश्किल आता है तो आपने सबसे पहले जहन में 2 चीजें लेके आनी है। पहली चीज, क्या मॉडुलस तो नहीं लग रहा, 2 नहीं 2-3 चीजें आपने लगानी है ट्रिकी क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज, मॉडुलस तो कहीं नहीं लग रहा, हो सकता है मॉडुलस से सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज, रनिंग सम मैं देख लूं कहीं रनिंग सम तो नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ।
वो भी नहीं हो रहा। तीसरी चीज रनिंग मल्टीप्लिकेशन देखो, क्या वो तो नहीं अप्लाई हो रहा, मेरा वेरिएबल आइट्रेशन के साथ इंक्रीज तो नहीं होगा। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जो आप माइंड में लाजमी लेके आते हो सवाल सॉल्व करने से पहले, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो ये रनिंग सम होती है, ठीक है। फिर जो रनिंग मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होती है, वो मैंने आपको पावर वाला क्वेश्चन जो समझाया था वो रनिंग मल्टीप्लिकेशन थी, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ था, जिसके अंदर हमने ये किया हुआ था कि टोटल नहीं, हमने लिखा था पावर इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है, हमने ये किया था उसके अंदर। और रनिंग मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जिसमें आप जो आपका टोटल वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप टोटल सेव कर रहे होते हो, मतलब लेट्स सपोज इसको भी मैं टोटल ही कह देता हूँ, चले, ताकि कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, ठीक है। टोटल इक्वल्स टू टोटल इनटू बेस, ठीक है। इसमें आप टोटल को इनिशियली 0 नहीं देते, आप इसको 1 देते हो, क्योंकि अगर आपने इसको 0 दे दिया तो ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा इस बेस में जो मर्जी वैल्यू हो ये इसको 0 करेगा टोटल को। तो इसमें आप इनिशियली इसको क्या देते हो, टोटल इक्वल्स टू 1 देते हो, ठीक है। अब अगर इसके अंदर 1 होगा, ठीक है, और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था, 5 की पावर 4 है लेट्स सपोज, ठीक है, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो अगर मैं इस चार मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं 2 लिख के कर सकता हूं। कैसे, टोटल के अंदर अगर मैं 1 रखूं, टोटल के अंदर अगर मैं 1 रखूं और इसको मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ, तो पहली आइट्रेशन में ये क्या बनेगा, पहली आइट्रेशन में बनेगा टोटल, सॉरी यहाँ पर इसको यहाँ पर कमेंट लिखते हैं, पहली आइट्रेशन में बनेगा टोटल इक्वल्स टू 1 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद यही लाइन जब दोबारा चलेगी, यही लाइन जब दोबारा चलेगी तो कोई मुझे बता सकता है कि इस टोटल वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ होगा, 5, ये देखें ना, 1 इंटू 5, तो टोटल में 5 होगा, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसी तरह जब यही आइट्रेशन दोबारा चलेगी तो फिर 5 से नहीं बल्कि फिर 25 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह जब ये आइट्रेशन दोबारा चलेगी तो फिर 25 5 से नहीं अगले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जितनी टाइम चलेगी आपने उतनी, तो इसको आपने बेसिकली कितनी बार चलाना था, 3 बार चलाना था। 3 बार का मतलब ये है कि 4 से 1 कम, मतलब 5 की पावर 4 है तो पावर जो यूजर देगा उससे 1 कम टाइम्स आपने इस लूप को चलाना था, क्योंकि 125 आंसर आता है ना, 25 इंटू 5 125, और 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 4 मेरे ख्याल से 625 होता है, कितना होता है, हाँ 625। तो फिर ये उस हिसाब से आपने उतने टाइम्स चलाना था, ठीक है। ये जब पहली बार चलेगा तो 5 बनेगा, अगली बार चलेगा तो 25 बनेगा, अगली बार चलेगा तो 125 बनेगा, तो फिर जब अगली बार चलेगा तो फिर ये 625 बनेगा, तो 4 बार ही चलेगा, ठीक है। ये आप ये टोटल इक्वल्स टू 1 की बात कर रही है, जी जी, वही मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इनिशियली आप नहीं चाहती कि देखिए किसी भी वेरिएबल, किसी भी पावर, कोई भी पावर हो, ठीक है, 0 की पावर भी मतलब किसी भी नंबर की पावर 2 की पावर 0 भी 1 होता है, तो पावर फिर इसी तरह 0 फिक्टोरियल भी 1 होता है। तो ये जो फिक्टोरियल और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब आप रनिंग मल्टीप्लिकेशन करती हैं तो उसमें इनिशियली आप इसमें मल्टीप्लिकेशन वालों में 1 डालती हैं और एडिशन वालों में हम 0 डालते होते हैं। बाकी वो प्रोग्राम के मुताबिक चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कि रनिंग सम वालों में हम 0 डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन वालों में हम 1 डालते हैं, ठीक है। जी समझ आइए बात की, ठीक। तो ये 2 कंसेप्ट थे मेन। अब हम लैब टास्क की तरफ, जब ये 2 कंसेप्ट हमारे माइंड में होंगे ना, तो अब हम जब लैब टास्क करेंगे तो हम देखेंगे, हम सोचेंगे डायरेक्ट कि अच्छा फैक्टोरियल तो नहीं अप्लाई होता, दूसरी चीज हम अपने आप से पूछेंगे कि अच्छा रनिंग सम तो नहीं अप्लाई होता, तीसरी चीज हम अपने आप से पूछेंगे कि रनिंग मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही। तो ये 3 चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 चीजें कैसे देख सकते हैं। वो हम जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ। पहले सवाल को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, आया तो बहुत ही आसान। आपको ये कहा गया कि बिटवीन i टू n माइनस 1, तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर i और n क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल है,
इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपने सिंपल यूजर से 2 नंबर लेने थे, ठीक है। आई को आप उसको यूजर को ये दिखाओ कि एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और यूजर से आई वेरिएबल में सी इन करवा लो, फिर उसको कहो एंटर एंडिंग पॉइंट और उससे एन वेरिएबल में सी इन करवा लो। अब जो लूप आपने लगाना था, ये वाइल लूप के क्वेश्चन है ना, हाँ ये वाइल लूप के क्वेश्चन है। तो आपने सिंपल ये करना था कि वाइल का सिंटैक्स सबसे पहले आप लिखो, तो सब आपने सबसे पहले ये करना था कि वाइल का सिंटैक्स लिखना था, ठीक है। वाइल का ये सिंटैक्स होता है। फिर वाइल में हम कंडीशन बताते हैं। कंडीशन हम वो बताते हैं कि जहां तक हमने लूप चलाना है। तो हमने लूप कहां तक चलाना है? लूप हमने चलाना है n-1 तक। तो यहां पर आपने लिखना था कि वाइल आई, सबसे पहले तो इंट आई नहीं, सी इन आई, फिर आपने करवाया सी इन एन, ठीक है, ये 2 सी इन करवाए। फिर आपने लिखा कि वाइल जब तक आई n-1 से छोटा है, n माइनस या यूं कर लो लेस देन इक्वल्स टू, और या आई लेस देन n कर लो, जब तक आई n से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट मुझे कौन बताएगा क्या है? इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट आई है, ठीक है जी जी, वो यूजर एंटर करेगा और वो है आई, ठीक है। और इस लूप का एंडिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, n-1 है, n नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में आपने सिंपल यहां पर क्या करना था, सी आउट आई प्लस, इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट हम आई प्लस इक्वल टू का कर दें, प्लस इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने फॉर लूप से किया था, अगर आपको याद हो, एक लैब में इवन नंबर्स जो हमने डिस्प्ले किए थे। तो बस ये अगर फॉर लूप से होता, ठीक है, ये प्लस इक्वल टू करके इसको देखिए, प्लस इक्वल टू भी कर सकते हैं, जो यूजर यहाँ एंटर करेगा। इस क्वेश्चन को हमने किया था बड़े डिटेल से लैब के अंदर। अगर लेट सपोज यूजर एंटर कर देता है यहाँ पर 10 और यहाँ एंटर कर देता है लेट सपोज 30, ठीक है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा? ये 10 से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 29 पे, ऐसा ही है ना जी। तो अगर ऐसा ही है तो पहला सी आउट क्या हो रहा है? आई क्या है? 10, आई 10 है ना। जब ये लूप अगली बार चलेगा तो आई क्या होगा? आई 12 होगा। तो सी आउट क्या हो रहा होगा? 12। लेकिन इसमें एक मसला आता है इस अप्रोच से, कि अगर यूजर यहाँ पर 9 एंटर कर देता, जी 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 वही बता रहा हूँ, तो फिर आपको यहाँ पर एक इफ लगाना पड़ता सिर्फ, कि अगर यूजर ऑड करे तो उसमें +1 करके ये वाला काम हो। ये जो काम है आपको इससे पहले एक इफ लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको इफ लगाना पड़ता कि अगर आई का मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो यही वाला चलाओ, फिर तो कोई मसला नहीं है ना, फिर तो ये ठीक इवन नंबर्स डिस्प्ले कर देगा। ये मैंने कोड शायद जीसीआर पे भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। और इसका एल्स आपने लगाना था कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यही वाला काम करो, लेकिन इससे पहले आई के अंदर एक प्लस कर दो, 9 को 10 बनाओ आप। ये जो 9 है ना, इसको 10 कैसे बनाएंगे? इसको 10 ऐसे बनाएंगे कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो ये 10 बन जाएगा। जब ये 10 बन जाएगा तो इसके बाद में ये वाला काम कर सकता हूँ। समझ आई बात की या नहीं आई? तो डिफरेंट तरीकों से हो सकता था, इससे और आसान तरीके भी इसके हैं, तो काफी तरीकों से हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अच्छा, i+1 करके आपने यही काम करना है, ये ठीक है। ये मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अच्छा, अब देखो, ये जो वाइल है, ये वाइल हमने देखा कि ये इवन नंबर्स डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर यूजर इवन नंबर स्टार्टिंग, अगर आई मेरा इवन हो तो तब ये ठीक डिस्प्ले करता है, अगर ऑड हो तो फिर ये ठीक डिस्प्ले नहीं करता। ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइंस मैंने चलानी ही तब है कि अगर आई मेरा इवन हो।
तो जब आई मेरा इवन होगा तब मैं इस इफ के अंदर आऊंगा, अगर ऑड होगा तो मैं इस इफ के अंदर आऊंगा ही नहीं, ये पूरा इफ स्किप हो जाएगा। ऐसा ही है जी। हाँ, तो जब ऐसा ही है तो ये पूरा इफ स्किप हो जाएगा, और ये पूरा इफ जब स्किप हो जाएगा तो फिर एल्स पे हम आ जाएंगे, और एल्स पे मुझे पता है कि ये वाला कोड मैंने लिखा ठीक था, लेकिन किस हिसाब से ठीक लिखा था, अगर मेरा आई इवन हो। ऐसा ही है, तो मैंने एल्स के अंदर उसको पहले इवन बनाया। अगर आई मेरा ऑड होगा, 9 होगा, तो मैंने उसको इवन बना दिया, 9 + 1 10 हो जाएगा। समझ आई बात की? उसके बाद मैंने वही वाली लॉजिक लगा दी जो लॉजिक मैंने इवन के लिए लगाई हुई थी ऑलरेडी। समझ आई बात की? जी, तो इसके काफ़ी तरीकों से हो सकता है। तो मैं आपको इसीलिए जब बात कहता हूँ कि आप अपना कोड करोगे, अब इस इतने से आसान से कोड के लिए भी लोगों ने इंटरनेट देखा होगा। अगर मैंने इंटरनेट देखना होता तो मैं आपको ये 3 लाइनों में करवाता, लेकिन मैंने अपनी लॉजिक यहाँ पर बनाई है बैठ कर। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मैच नहीं करेगा किसी के साथ, और अगर मैं लिखूंगा तो लॉजिक सेम होगी, मेरा लाइन ऑफ कोड सेम नहीं होगा कभी भी। अगर लॉजिक किसी की इंटरनेट पे सेम मिल भी जाती है तो मेरा लाइन ऑफ कोड सेम नहीं होगा। आप लोग लाइन ऑफ कोड जी ले, ये कोड ले ले, चेंजिंग कर ले, तो लाइन ऑफ कोड शेयर नहीं करना, आपने लोगों को समझाना है। यही क्वेश्चन आपने आपसे अगर कोई दोस्त मांगता है, आप उसको समझा दो। अच्छा, जो भी किया बस इसको भी रहने देते हैं, इस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी आपसे कोई दोस्त मांग रहा है, आप उसको कितनी देर लगती है, 10 मिनट आप उसको कॉल पे इस तरह समझा दें जिस तरह मैंने समझाया। मैंने आपको समझा दिया ना, मैंने कोड तो नहीं ना लिखवाया। बस अब जब वो कोड लिखेगा तो आपका और इसका, आपका और उसका कोड कभी सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, लाइनें आपने डिफरेंट जगहों पे सी आउट लिखे होंगे, आपने डिफरेंट जगहों पे /tr जगहें डाले होंगे, आपका लेआउट टोटल डिफरेंट होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस है, क्या पता नहीं क्या सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस होती क्या है, हम यहाँ से इसको पहले उठाते हैं। ठीक है, और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सीक्वेंस, अब पिछला क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अच्छा, ठीक है। अब आपको ये कहा गया है कि आपने यूजर से एक नंबर लेना है, और वो नंबर आपने, उस नंबर तक आपने सीक्वेंस जनरेट करनी है। मतलब अगर यूजर लेट सपोज कहता है, आपने कहा सी इन एक्स, लेट सपोज इस एक्स के अंदर आ जाता है, यूजर एंटर करता है 25, तो ये सीक्वेंस कहां तक जनरेट हो? 21 तक। 25 तो आएगा ही नहीं ना फिबोनाची सीरीज में तो 25 आ ही नहीं रहा। समझ आई है? तो ये सीक्वेंस जनरेट हो, आउटपुट पे यहां तक वैल्यूज हैं। सही है? समझ आई है बात की या नहीं आई? इस अगर यूज सीक्वेंस की लॉजिक में आपको बताता हूँ, सीक्वेंस की लॉजिक में आपको बताता हूँ, वो उस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन हुई हुई है। ठीक है, सीक्वेंस की लॉजिक ये है कि इसके जो पहले 2 नंबर होते हैं वो कंफर्म होते हैं। वो क्या होते हैं कि 0 और 1 है। इसके स्टार्टिंग 2 नंबर्स क्या है? 0 और 1। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इसका जो अगला नंबर होगा वो इन पहले 2 का सम होगा, 1 + 0। तो 1 + 0 क्या बनता है? 1। फिर ये जो अगला नंबर होगा ये पिछले 2 का सम होगा, 2। फिर ये जो नंबर होगा ये अपने पिछले 2 का सम होगा। फिर ये जो नंबर है ये अपने पिछले 2 का सम होगा। ठीक है, समझ आइए बात की? अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसके इसकी क्या लॉजिक्स बन सकती हैं। ठीक है, इसमें से क्या सवाल बन सकते हैं और क्या लॉजिक्स बन सकती हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप गौर करें इस बात को, तो ये 2 तो अंडरस्टूड है, ये 2 तो मुझे पता है कि 0 और 1 है। ऐसा ही है। और मैंने अगर मैंने 25 तक सीक्वेंस को जनरेट करना है, 25 तक का मतलब है कि 21 तक, यहां तक अगर मैंने सीक्वेंस जनरेट करनी है, तो इसका मतलब है ये 25 मेरा क्या है? एंडिंग पॉइंट। ये मेरा एंडिंग पॉइंट है ना, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है ये मेरा। तो मैं वाइल लूप में एक तो ये चीज लगा दूंगा। वाइल लूप में हमने एंडिंग पॉइंट बताना होता है, कंडीशन बतानी होती है, तो मैं वाइल लूप में ये चीज बता दूंगा कि जब मेरा
वेरिएबल इससे बड़ा हो जाए उसके बाद आपने लूप से बाहर आ जाना है। पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा। दूसरी चीज, वाइल लूप से पहले ही क्यों ना मैं इन दोनों को सी आउट कर दूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये दोनों सेम है, ये तो हमेशा रहने हैं सीक्वेंस में। मैंने आउटपुट पे क्या दिखाना है यूजर को, यूजर को स्क्रीन पे ये नजर आए 0 1 1 2 3 5 8 13 जी। तो इसमें हम एक इफ लगा सकते हैं। हम इफ ये लगा सकते हैं कि आपने जो नंबर एंटर किया है उसमें सीक्वेंस नहीं जनरेट हो सकती, ठीक है, सीक्वेंस स्टार्ट ही 0 से होती है। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। मतलब अगर आपको यूजर एंट्री माइनस नंबर कर देता है या 0 कर देता है, मतलब आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक बनाएं कि इफ यूजर का x इक्वल इक्वल 0 है, अगर इक्वल इक्वल 0 है तो आप क्या करें, आप सीक्वेंस में सिर्फ सी आउट 0 कर दें कि आपकी जो सीक्वेंस है उसमें एक ही नंबर है। पहला इफ ये बन गया। दूसरा इफ क्या बन गया, इफ x इक्वल इक्वल 1, अगर x इक्वल इक्वल 1 के है तो आप क्या करें, सीक्वेंस में उसको सी आउट 0 और 1 कर दें, सी आउट, ठीक है, सी आउट करें 0, इसको 0 इस तरह ना करें, आप ऐसा करेंगे पहले तो दो वेरिएबल्स बना लेना। एक हम बना लेते हैं t1 और एक हम बना लेते हैं t1 और t1 के अंदर हम 0 डाल लेते हैं, और एक हम बना लेते हैं t2 और t2 के अंदर हम डाल लेते हैं 1। t1 टर्म 0, टर्म 1, टर्म 2। तो पहली टर्म सीक्वेंस की क्या है 0, दूसरी टर्म सीक्वेंस की क्या है 1, ठीक है, 0 और 1। और मैंने कहा कि अगर यूजर ने ये वाला x ये 0 एंटर किया था तो सी आउट क्या कर लो, t1। इसका मतलब है सीक्वेंस में है ही एक नंबर और वो नंबर क्या है 0। अगर यूजर ने ये नंबर 1 एंटर किया था तो आपने 1 तक सीक्वेंस जनरेट करनी है। तो 1 तक सीक्वेंस का क्या मतलब है, यहां तक, बल्कि यहां तक, सही है ना। दूसरे वाला भी आएगा, दूसरे वाला भी कर दो, ठीक है। अगर ये 1 आता है तो आप क्या करो, सी आउट t1, ठीक है, उसके बाद स्पेस डालो, फिर करो t2, फिर स्पेस डालो और फिर कर दो t2। समझ आई ये बात की, ये तो उस केस में है अगर सीक्वेंस सिर्फ 1 तक है। इस अभी हमने लॉजिक लगाई नहीं है, हमें पता है कि ये वाले नंबर्स कंफर्म है। इससे आगे के लिए मैं लॉजिक बना लूंगा लूप से, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की लॉजिक इसकी यही रहेगी, ये तो हमेशा के लिए यही रहेगी। या आप इसको यूं कर सकते हो कि आप यहां पर यूं कर सकते हो t1 प्लस t2, ऐसे कर सकते हो ताकि फॉर्मूला भी वैलिड रहे। ये देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आपको बात समझ नहीं आ रही। ये 0 और 1 जो मैंने बताया है ना, ये दो कंडीशंस जो मैंने बनाई हैं, ये मैंने जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर यूजर जी जी जी, सिर्फ सिर्फ इसके लिए फार्मूला लगा है। जी जी, हम कोई नंबर एंटर करते हैं, आप लेट सपोज 25 एंटर कर देते हो जी, तो फिर आप इफ से नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपको नहीं पता कि ये कहां तक जाएगी सीक्वेंस। अगर यूजर 5000 अपलोड कर देता है, फिर अगर यूजर इस एक्स के अंदर 500 एंटर कर देता है तो आप कितने इफ बनाओगे, इफ एक्स इक्वल्स टू 0, इफ एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 3। जी 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 जी। हम्म, मतलब आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हम हटा दें।
हाँ क्या करें उसी में। मैं वही बात बता रहा हूँ कि बाकी सब की लॉजिक और इस पहले दो की फर्क है, ठीक है। जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री वो पहले के साथ, वो किन दो के साथ सम, उससे पीछे तो दो एंट्रीज है ही नहीं। फिबोनाची सीरीज का मतलब ये है कि इसकी जो थर्ड एंट्री है वो पहली दो का सम है, इसकी फोर्थ एंट्री दूसरी तीसरी का सम है, इसकी फिफ्थ एंट्री तीसरी चौथी का सम है। तो पहली दो एंट्रीज किसका सम है? मैं लॉजिक बाकियों के लिए, हाँ मैं तीसरे से आगे वालों के लिए लॉजिक बना लूंगा। तीसरी एंट्री की लॉजिक क्या होगी? पहली दो का T1 प्लस T2। तीसरे की लॉजिक क्या होगी? ये जो अगर मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं जिसको मैं लेट सपोज कह देता हूं T3, T3 की क्या लॉजिक होगी? T1 प्लस T2, ठीक है, ये T3 की लॉजिक है, ठीक है। T4 की क्या लॉजिक है? T4 की लॉजिक है T2 प्लस T3, ठीक है। T5 की क्या लॉजिक है? T3 प्लस T4। अब अगर मैं गौर करूं, अब आपने गौर क्या करना है, ये वाली लॉजिक मैं बना सकता हूं। ये लॉजिक मैं कैसे बना सकता हूं कि लूप में मैं ये लिखूं, लूप के अंदर मैं ये लिखूं, क्या लिखूं? अभी मैं लूप वाली कंडीशंस हम बाद में डालते हैं, पहले मैं आपको लूप बताता हूं। लूप के अंदर मैं ये लिखूं, ठीक है, समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही? तो इससे क्या होगा, T1 T2 ऐड होकर T3 बन जाएगा। लेकिन अगली आइट्रेशन में T4 कैसे बने? ठीक है, इसको मैं कर देता हूं सी आउट T3, ठीक है। T1 T2 मैंने पहले ही सी आउट कर दिया, T1 T2 तो मैंने पहले ही सी आउट कर दिया, ठीक है। जब T1 T2 मैंने पहले सी आउट कर दिया तो T3 कैसे बना? T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2। लेकिन इस लूप ने बार बार चलना है और मैं ये चाहता हूं कि ये लूप बार बार वैल्यूज जनरेट करे। तो T4 कैसे बनता होता है? T4 कैसे बनता होता है? अच्छा, अब आप जरा गौर करें, मैं ये काम करता हूं कि मैं जरा एग्जाम्पल के तौर पे अपनी लॉजिक को समझने के लिए 5 8 ये चार नंबर्स उठाता हूं, ठीक है। ये चार नंबर जहां उठाता हूं 3 5 8 13, ठीक है। अब आप देखें इसको, लेट सपोज T1 में क्या पड़ा हुआ है? 3। लेट सपोज T2 में क्या पड़ा हुआ है? 5। अब इस बात को समझे, फिर आपको ये आसान लगेगा। लेट सपोज इस 8 में क्या पड़ा हुआ है? T3, ठीक है। अच्छा, अभी बल्कि इसको रहने दे। अगर T1 और T2 में 3 और 5 पड़ा हुआ है तो T3 में क्या बनेगा? T3 में बन जाएगा 8 और स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 8, ठीक है। अब जब ये लाइंस दोबारा चले, जब ये लाइंस दोबारा चले, अगर मैं इस लूप को एज इट इज चलाता हूं, अगर इस लूप को मैं अगली आइट्रेशन में भी एज इट इज चलाता हूं तो T1 T2 में तो फिर भी 3 और 5 ही पड़ा होगा। तो ये तो T3 में हमेशा 8 बनता रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन में T1 और T2 को चेंज करना चाहिए। यही होता है ना लॉजिक में। और चेंज क्या आनी चाहिए? अगर मैं चेंज देखूं तो अगर यहाँ T1 था और यहाँ T2 था तो अगली बार पे यहाँ क्या होता है? अगली बार मेरा T1 T2 बन जाता है। अगली बार मेरा T1 क्या बन जाता है? T2 बन जाता है। तो आप सी आउट करने के बाद लिखो T1 इक्वल्स टू T2। अगली बार जब ये लूप चले तो ये T1 T1 में रहे, ये लूप T2 बन जाए, ये T1 और ये T2 क्या बन जाए? T3। तो आप यहां लिखो कि T2 इक्वल्स टू T3। अब जब ये लूप अगली बार चलेगा तो इस T1 में क्या पड़ा होगा? T2। इस T2 में क्या पड़ा होगा? T3। और ये जो T3 सी आउट होगा, ये क्या वैल्यू सी आउट होगी हमारी इस एग्जांपल में? 13। फिर जब ये लूप अगली बार चलेगा तो दोबारा ये T3 को, जो कि मेरा अब T1 था, मैंने इसको T1 T2 बना दिया था एक्चुअली,
तो दोबारा वही काम होगा, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी और ये अगली वाली चीज, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। तो ये आगे इसी तरह चलता रहे। समझ बात, कंसेप्ट की समझ आई या नहीं आई, क्या हो रहा है? आपने पहले इसको खोल के लिखना है इस तरह। जब आप इसको यूं खोल के लिखोगे, आपको नेट से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कोड बनाओगे। हाँ, नेट से लॉजिक जरूर समझ सकते हो। अब अगर मैं इसका कोड लिखूंगा तो मैं अपना कोड लिखूंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं नेट का कोड सामने रख के लिखूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा 90 क्या 95% सेम कोड बनेगा। बात की समझ आई है, लॉजिक कैसे जनरेट हुई है? तो आपने क्या करना है बेसिकली, आपने आपने सिर्फ यहां करना है कि आई वाइल t3 लेस देन x। जब तक t3 लेस देन इक्वल टू x है तब तक ये काम बार बार करते रहो। t3 सी आउट हो रहा है ना, सी आउट तो t3 हो रहा है। इसका मतलब है लास्ट एंट्री t3 है, तो अगर t3 लेट्स सपोज 21 आ जाता है और यूजर ने कहा था कि 25 तक चलाओ, तो जब तक ये t3 25 से छोटा है तब तक इस लूप को बार बार चलाओ। समझ आई है? इनिशियली t1 क्या था, 0। जी जी, दोबारा पूछें सवाल। स्टार्टिंग लिमिट नहीं लेंगे हम यूजर से कहेंगे कि आप एक नंबर बताओ जहां तक आपको सीरीज चाहिए। यूजर ने कहा मुझे 25 तक सीरीज चाहिए, तो इसका मतलब है मैंने यहां तक नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। तो अगर यहां तक मैंने नंबर्स डिस्प्ले करने हैं तो 0 1 मैंने लूप से बाहर डिस्प्ले कर देने हैं। 0 और 1 तो मुझे पता है कि ये किसी दो नंबर्स का सम नहीं है, तो इस लॉजिक को मैं इसके अंदर नहीं फिट कर सकता। तो मैंने 0 और 1 को एज इट इज लूप से बाहर यहां सी आउट कर लिया। ठीक है, सी आउट t1 किया, उसके बाद एक स्पेस सी आउट की, उसके बाद सी आउट t2 किया। ये काम तो मैंने पहले ही कर दिया और t1 t2 के अंदर मैंने कोड में ही 0 1 डाला हुआ है। ठीक है, तो ये काम मैंने लूप से बाहर किया। उसके बाद मैंने t3 से आगे की लॉजिक क्या बनाई, t3 से आगे की लॉजिक ये थी, ये लॉजिक थी ना, जिसमें मुझे पता है कि t3 t1 और t2 का सम होता है, लेकिन अगली बार जो t4 होता है उसमें t1 वाली जगह पे t2 आ जाता है और t2 वाली जगह पे t3 आ जाता है। तो मैंने पहली बार इसको t3 इक्वल्स टू t1 प्लस t2 ही लिखा, लेकिन मैंने कहा जब अगली बार आप ये वाली लाइन चलाओ तो t2 की जगह पे t1 रखो। t2 की ये देखें t1, ये पोजीशन t1 है, लेकिन इस पे होना क्या चाहिए, t2। तो मैंने लिखा t1 इक्वल्स टू t2। ये पोजीशन t2 है, ये पोजीशन पहले वाले के मुताबिक t2 है, लेकिन इस पे होना क्या चाहिए, t3। तो मैंने लिखा t2 इक्वल्स टू t3 का t1 को t2 बना दो, t2 को t3 बना दो, और जब अगली बार ये चलेगा तो अब यहाँ पर जो t1 t2 होगा वो नया t1 t2 होगा। वो 3 5 अगर पहली बार t1 t2 था तो अगली बार ये 5 और 8 होगा, फिर उससे अगली बार ये 8 और 13 होगा। तो जो आपका t3 बनेगा वो नई दो वैल्यूज का ऐड होगा। समझ आ गई बात की या नहीं आई? हम्म, जी जी जी, सब्ट्रैक्ट करके आप बना सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके आप किससे बनाएंगे? आपको जो यूजर ने x दिया उससे। हाँ हाँ, मतलब t1, आपके t1 इक्वल्स टू t2 माइनस t3 यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर t1, ये देखें ये आपकी t2 है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये पोजीशन आपकी t1 है, यहाँ होना क्या चाहिए, t2। तो t1 के अंदर क्या डालो, t2। या आप यूं भी कर सकते हैं कि t1 के अंदर क्या डालो, t3 माइनस t2। तो ये बन जाएगा ना, ये देखें
पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन जो मैंने समझाया है वो चीज़ समझ आई या नहीं आई। मैं इसको T3 के बजाय, मैं इस T3 के बजाय ना इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, देखें, मैं यही आपको बात बता रहा हूँ कि यूज़र जो मर्जी वैल्यू दे दे, तीसरी टर्म के बाद आगे जितनी मर्जी टर्म्स है वो सारी कैसे बनती होती हैं, वो ऐसे बनती होती है। अगर T6 बनेगा वो कैसे बनेगा, T6 इक्वल्स टू T4 प्लस T5, ऐसे बनेगा ना। अगर T6 में बनना होगा टर्म 6, मतलब ये है कि टर्म 6 जब बनता है तो वो पुराने की T2 वाली पोजीशन T1 में डाल देता है, पुराने की T2 वाली पोजीशन T1 में डाल देता है, और पुराने का T3, ये पुराने की ये क्या है, ये T3 था, पुराने का T3 T2 की पोजीशन में डाल देता है, तो पुराना T3 T2 की पोजीशन में डाल देता है। तो ये आगे जी मुझे जी T25 जी कंडीशन ये बनानी है कि T3 लेस देन इक्वल्स टू 6x का क्या मतलब है कि यूजर अगर आपको कहता है कि मुझे ये बताओ कि फिबोनाची नंबर्स 100 तक कितने आते हैं, 100 तक, ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसको गौर करें। 100 टर्म्स मैंने नहीं पूछे कि फिबोनाची सीरीज में टर्म्स 100 मुझे डिस्प्ले करो, मैंने ये बोला कि 100 तक कितने फिबोनाची नंबर्स आते हैं। तो फिबोनाची नंबर मैं डिस्प्ले किस में कर रहा हूँ, T3 से कर रहा हूँ। तो मैंने वाइल पे कंडीशन लगा ली कि जब तक T3 100 से छोटा है तब तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे एज अ T3 डिस्प्ले हो जाएंगे। समझ आई बात की। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि फिबोनाची सीरीज में 10 टर्म्स सी आउट करो, तो फिर मैंने सी आउट क्या करना है, फिर मैंने T10 तक सी आउट करना है, फिर मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लगानी, फिर कंडीशन डिफरेंट बनेगी, फिर मैं टर्म्स काउंट करूंगा। जैसे जैसे एक एक टर्म यहां से बनती जाएगी मैं टर्म्स काउंट कर रहूंगा। पहला सी आउट T3 जब होगा तो टर्म क्या बन जाएगी, I इक्वल टू 2। अब मुझे बताएं कि जब ये पहला नंबर डिस्प्ले होगा ये T3, तो इस I वेरिएबल में क्या पड़ा होगा, आवाज आ रही है, 3 हो जाएगा ना। तो 3 होना चाहिए, इसका मतलब है 3 टर्म्स डिस्प्ले हो गई हैं। यही लूप जब अगली बार चलेगा तो इस I वेरिएबल में क्या पड़ा होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर मुझे कोई कहता है कि आप फिबोनाची सीरीज की पहली 10 टर्म्स डिस्प्ले करो, तो फिर कंडीशन ये नहीं बनेगी वाइल की, फिर कंडीशन बनेगी कि वाइल I लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक 10 टर्म्स नहीं डिस्प्ले होती तब तक ये वाला काम करो। लेकिन मैंने जो आपको सवाल दिया वो क्या दिया है, जब तक आपका जो जो टर्म आप सी आउट कर रहे हो वो यूजर के बताए हुए टर्म से छोटा है तब तक डिस्प्ले करो। मैंने आपको ये नहीं बताया कि 10 टर्म डिस्प्ले करो, 12 करो, मैं आपसे टर्म्स पूछ के नहीं डिस्प्ले करवा रहा। इन दोनों का फर्क समझ आया। मुझे नहीं लग रहा समझ आया। देखें, टास्क में मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, टास्क में तो आपको टर्म बताई नहीं गई। कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ आ रही। व्हाट्सएप चेक करूँ, हाँ काफी तरीके हो सकते हैं, ये ठीक है। आंसर ठीक आ रहा है तो ठीक होगा। नहीं, मैं ये, हाँ वो मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है, वो काफी तरीकों से हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसको ये दोनों चीजों का फर्क समझ नहीं आया।
जो सुन रहा था उसमें से किसको ये दोनों फर्क चीजों का फर्क नहीं समझ आया? किसको आ गई है समझ? ठीक है, तो अगर मैं आपको पेपर में कहता हूं कि आप कोड बनाएं जो फिबोनाची नंबर्स डिस्प्ले करे नंबर ऑफ टर्म्स को देख के, यूजर से वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, और अगर यूजर लेट सपोज कहता है 6 टर्म्स डिस्प्ले करो, तो डिस्प्ले क्या करे? 6 टर्म्स डिस्प्ले करे। 6 टर्म्स का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6, 5 तक डिस्प्ले करे। तो जी, तो फिर कंडीशन क्या होगी? फिर मैंने साथ साथ गिनना है, मैंने हर टर्म के बाद गिनना है कि कितनी टर्म होगी है। तो 0 और 1 तो 2 टर्म्स ये नहीं बन गई, तो मैंने आई को 2 कर दिया। उसके बाद लूप के अंदर जैसे जैसे मैं एक एक सी आउट कर रहा हूं, मैं साथ साथ आई प्लस प्लस कर रहा हूं। तो पहली बार जब ये आई प्लस प्लस चलेगा तो आई के अंदर क्या पड़ा होगा? 3, इसका मतलब है 3 टर्म्स डिस्प्ले हो गई हैं। अगली बार चलेगा आई के अंदर 4 होगा, इसका मतलब है 4 टर्म्स डिस्प्ले होगी। अगली बार 5, अगली बार 6। यहां पर मैं कंडीशन लगा देता हूं, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, जो यूजर मुझे एक्स देगा, यहाँ 6 पड़ा हुआ है, जब तक ये आई 6 से छोटा है तब तक टर्म्स डिस्प्ले करते रहो। समझ आइए? तो ये तो तब है अगर मैं टर्म्स के बेस पे करवाऊं, लेकिन अगर मैं आपको वैल्यू की बेस पे करवाऊं तो फिर यहां पर वो वैल्यू होगी जो वैल्यू आप डिस्प्ले कर रहे हो। जब तक आपका T3, जब तक आपका T3, मैंने इस एग्जांपल में आपको दी कि यूजर अगर आपको 25 एंटर करता है, तो जब तक ये T3 25 से छोटा छोटा है तब तक फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करे। अब जब अगली बार T3 34 बन जाएगा तो 34 लेस देन इक्वल्स टू 25 नहीं है, तो लूप से बाहर आ जाएगा, 34 डिस्प्ले नहीं होगा। समझ आइए बात की? चले, अल्लाह करे आ गई है, मैंने तो कोशिश की है समझाने की, आई होप आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द प्रोवाइडेड नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट यूजिंग व्हाइल लूप। तो ये क्वेश्चन भी काफी लोगों ने जो है वो इंटरनेट से उठाने की कोशिश की होगी, छोटी छोटी लॉजिक्स के साथ इसको कर लिया होगा। तो खुद अपनी अकल किसी ने यूज नहीं करनी। अपनी अकल ये है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होता है? बचपन में हम सुनते होते थे, जी हम बचपन में यही सुनते होते थे कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप पे डिवाइड होता हो और 1 पे होता हो, उसके अलावा किसी पे पूरा का पूरा डिवाइड ना होता हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोड के अंदर हर नंबर के साथ मॉड्यूलस ले लूं सवाए उस नंबर के, मतलब लेट सपोज यूजर एंटर कर देता है 16, तो मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर तब होता है कि अगर वो 16 पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो। तो मैं लूप का इसको क्या करूं, इसको इसका मैं मॉड्यूलस लूं 16 मॉड्यूलस 15, फिर मैं 16 का मॉड्यूलस लूं 14 के साथ, करते करते मैं इसका मॉड्यूलस लूं कहां तक? 16 मॉड 2 के साथ। ये सारे मॉड्यूलस लूं और मॉड्यूलस लेने के बाद मैं चेक करूं, चेक क्वेश्चन मार्क, क्या इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर इक्वल टू 0 है तो मैं अगली वैल्यू ना चेक करूं, ऐसा ही है ना? अगर इक्वल टू 0 है तो फैसला हो गया, बाकी चेक करने की मुझे जरूरत है। अगर पहले का मॉडुलस इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है ये उसके साथ पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, और पूरे का पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है बात खत्म, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और अगर ये लेट सपोज नहीं डिवाइड हुआ, चेक के अंदर 0 नहीं है, चेक के अंदर अगर 0 नहीं है तो क्या करो, इस नंबर को डिक्रीमेंट कर दो, इस नंबर को माइनस माइनस कर दो, और यही काम दोबारा करो लूप में। ठीक है, एक मिनट मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, तो
आप क्या करो, आप ये करो कि आपने क्या लिखना है, नम मॉडुलस। नम मॉडुलस क्या करो, इसका मॉडुलस किसके साथ लो, या तो इसका कर लो नम, नम माइनस माइनस ना करो, इसका मॉड ले लो नम -1 के साथ, या इसका मॉड इसके साथ ना लो। पहले आप क्या करो, x इक्वल्स टू नम -1 और इसका मॉड लो किसके साथ, x के साथ। ठीक है जी। अगली बार जब मॉडुलस ले रहे होगे तो ये मॉडुलस किसके साथ होगा, हाँ नीचे क्या लिखो, नीचे लिखो इफ, ठीक है, जी जी मैं समझाता हूँ, आप इस साइड से भी शुरू कर सकते हो, अगली साइड से भी शुरू कर सकते हो। मतलब आप पहले मॉडुलस ले लो किसके साथ, 2 के साथ। लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया, देखें सी इन, यूजर ने एंटर किया 16, यूजर ने क्या एंटर किया, इस नम के अंदर यूजर ने एंटर किया कि 16, मतलब 16 प्राइम नंबर है या नहीं। तो लॉजिक अब बनाते हैं। लॉजिक ये है कि क्या करो आप नम का मॉडुलस लो किसके साथ, 2 के साथ, नम का मॉडुलस लो किसके साथ, 3 के साथ, नम का मॉडुलस लो किसके साथ, 4 के साथ। करते करते आप इसका मॉडुलस लो 16 के साथ। वो भी कर सकते हैं, उस साइड से भी आ सकते हैं, इस साइड से भी जा सकते हैं, मर्जी है आपकी। या ये 16 ना करो, इस 15, या आप 15 से 2 तक चले जाओ, या आप 2 से 15 तक चले जाओ, एक ही बात है। मतलब आप या पहले इसके साथ मॉडुलस देख लो और फिर इसके साथ देख लो, ठीक है, या यहां से, या ऐसे देखना शुरू करो, या ऐसे देखना शुरू करो, एक ही बात है। समझ आई बात की, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये काम मैंने करना है तो मैंने तो ये सारे मॉडुलस नहीं लिखने, मुझे क्या पता वो 16, अगर वो यहां पर 1000 एंटर कर देता है तो मैं 999 तक कैसे मॉडुलस लूंगा सारे, मुझे क्या पता मैं कितने मॉडुलस लिखूं। इसका मतलब है मैं लूप लगाऊंगा, ठीक है। और लूप का मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या है, तभी मैं फॉर लूप नहीं लगा सकता। लगा सकता हूँ, वो उसके और तरीके हैं, लेकिन अभी वाइल से ही करना है इसको, ठीक है। तो अगर उसने 16 एंटर किया था तो लूप के अंदर मैं क्या कंडीशन बनाऊं, वाइल एक वेरिएबल बनाऊं x इक्वल्स टू 2। ये देखें, ये 2 से स्टार्ट करना है ना मैंने, या मैं 15 से स्टार्ट करना है, तो या 15 से स्टार्ट करें या 2 से स्टार्ट करें। 2 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से हमने क्या किया, वाइल x लेस देन नम, जब तक ये 2 16 से छोटा है तब तक लूप को चलाओ, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बता दिया ना हमने। अगर ये यूजर ने क्या एंटर किया होता, ये यूजर ने एंटर किया होता 33, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या होता, 2 से लेके 32, 2 से लेके 32, तो यही तो होना चाहिए। इन सब के साथ मॉडुलस देखना है मैंने, तो इन सब के साथ मॉडुलस कैसे देखूंगा, नम मॉड एक्स, ऐसे देखूंगा ना। ये मॉड होगा 2 के साथ। अगली बार जब ये लूप चले तो ये मॉड किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ। तो नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए, x प्लस प्लस। अगली बार ये मॉड किसके साथ चलेगा, 3 के साथ। और साथ में क्या लिखूं, इफ, यही वाली लाइन मैं यहां से उठा के इफ के अंदर लिख दूं कि अगर ये नम मॉड x इक्वल 0 हुआ तो मैं क्या करूं, नहीं, ये सी आउट अगर आपने कर दिया, इसका ये मतलब है कि ये 16 बार सी आउट होगा। इस 16 के केस में ये लूप कितनी बार चलेगा,
ये लूप 2 के साथ भी मॉड देखेगा, 3 के साथ भी 15, तो ये तो बार बार सी आउट करेगा जब जब इसका मॉडुलस इक्वल टू 0 हुआ। मतलब जब नम मॉड 4 चेक करोगे तब भी 0 होगा, नम मॉड 2 चेक करोगे तब भी 0 होगा, 4 चेक करोगे तब भी 0 होगा 16 के साथ। तो ये तो मसला है ना, तो ऐसे तो नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं चेक, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट चेक, और मैं क्या करूं, इस चेक के अंदर 0 डाल दूं, और मैं ये देखूं जब भी इसका मॉडुलस 0 के इक्वल हो तब तब मैं चेक को क्या करूं, प्लस प्लस। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 15 बार। अगर 15 बार चलने में कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसमें ये कंडीशन ट्रू हुई, तो चेक में क्या पड़ा होगा, नहीं मैं ये कह रहा हूं अगर नंबर का मॉडुलस 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ कभी भी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब है ये इफ नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है चेक में क्या पड़ा होगा, तो अगर चेक में 0 होगा तो मैं इस लूप के बाहर लगा नहीं सकता इफ चेक इक्वल इक्वल 0 नंबर इज अ प्राइम नंबर, एल्स नंबर इज कंपोजिट नंबर। एक बार भी ये चल गया तो इस चेक में 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी। समझ आई या नहीं आई, आ गई है ना, हैवी हो गया ना, तो ये ऐसे होना था, ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो जी। और कोई क्वेश्चन है इसमें से, यहाँ मैसेज, हम यहाँ मैसेज देंगे ना, वाइल लूप के बाद हम यहाँ मैसेज देंगे, चेक में 0 कब पड़ा होगा, अगर ये इफ कभी भी नहीं चला, अगर ये इफ कभी भी नहीं चला तो चेक में 0 ही होगा। लेकिन अगर ये इफ एक बार भी चल गया तो चेक में 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी, तो फिर ये एल्स चलेगा। यहां मैंने लिखा होगा नंबर इज अ कंपोजिट, यहां मैंने लिखा होगा नंबर इज अ प्राइम। समझ आई बात की, इस वाइल लूप ने चलना है। अगर यूजर एंटर कर देता है, लेट्स सपोज 37 एंटर करता है, ठीक है, अब ये प्राइम नंबर है, तो ये लूप कहां तक चलेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा और चलेगा 36 तक, 2 से लेके कहां तक चलेगा, 36 तक। इस 37 का मॉडुलस ये देख रहा होगा 2 के साथ भी और 36 के साथ भी, इन सब के साथ, तो क्या ये वाला इफ कभी भी चल सकता है, ये इफ कभी चल सकता है 37 के केस में, 37 मॉडुलस 36 फॉल्स, 37 माइनस 35 फॉल्स, 37 मॉडुलस 34 फॉल्स, हर केस में फॉल्स है। इसका मतलब है चेक की वैल्यू तो कभी अपडेट ही नहीं होगी, चेक तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो अगर चेक 0 रहेगा और इस लूप से मैं बाहर, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो यहां पर ये वाला चल जाएगा और ये चलेगा तो नंबर इज अ प्राइम चल जाएगा। और अगर एक बार भी चल गया था ये, तो चेक की वैल्यू 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी, तो यहां पर क्या आएगा, नंबर इज अ कंपोजिट। जी समझ आ गई है। वो आप कंडीशन, वो जी 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 एग्जैक्टली, वो आप कंडीशन स्टार्टिंग में ही बना सकते हो कि आपका जो नम है वो अगर 0 या 1 के अलावा कुछ है तो आप उसको बोल दो कि नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, और उस इफ के एल्स में आप ये पूरा कोड लिखो कि अगर 0 1 के अलावा कुछ और है तो फिर ये वाला पूरा काम हो। बात की समझ आई, हाँ ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फैक्टोरियल का। तो ये जिस बंदे को वो समझ आ गया था वो पावर वाला, तो ये तो बच्चों वाला है। ये बच्चों वाला इस तरह है कि अगर आपको यूजर लेट सपोज कहता है, अब देखें इसको समझने वाली कोशिश करें, अगर आपको वो चीज समझ आ गई थी तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए इजीली। वो चीज हमने कैसे बनाई थी, टोटल इक्वल्स टू 5 into 5
इंटू 5 अगर यूजर एंटर करता है 5 की पावर 4, ठीक है, या हम इसको करते हैं 5 की पावर 7, 5 इंटू 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहीं पर यूजर फैक्टोरियल कर रहा है तो फैक्टोरियल के केस में यूजर आपको एक नंबर दे रहा होगा, दो नहीं दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो दे रहे थे। एक नंबर अगर आपको देगा, अगर वो कहता है कि मुझे आप दो 7 का फैक्टोरियल, तो ये कैसे होगा? 7 के फैक्टोरियल के केस में होगा टोटल इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर जो यूजर आपको बेस दे रहा था, बेस ने अपने आप से ही मल्टीप्लाई होना था। तो हमने लॉजिक क्या बनाई थी? हमने लॉजिक बनाई थी यहाँ पर टोटल इक्वल्स टू टोटल इनटू बेस, और हमने इस बेस को अपडेट नहीं किया था। स्टार्टिंग में हमने टोटल में क्या डाला जी? स्टार्टिंग में हमने टोटल में क्या डाला था? टोटल में डाला था 1। तो टोटल स्टार्टिंग में 1 था, और 1 इंटू 5 हुआ, फिर 5 इंटू 5 हुआ, फिर 25 इंटू 5 हुआ। तो ये ऐसे ऐसे होता रहा। यहां पर भी हम क्या करेंगे? टोटल के अंदर स्टार्टिंग में 1 डाल देंगे। उसके बाद टोटल इंटू बेस जब हम करेंगे, यहां पर अगर हम टोटल इंटू बेस ही मैं लेट सपोज लिख देता हूं, तो ये 1 इंटू 7 तो हो जाएगा। 1 इंटू 7 ये बन गया 7। अगली बार 7 इंटू 7 नहीं होना चाहिए, अगली बार 7 इंटू 6 होना चाहिए। तो मैं एक और लाइन लिखूंगा, बेस माइनस माइनस। तो अब जब ये लूप अगली बार चलेगा तो टोटल तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होने के बजाय 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और जब ये फिर अगली बार चलेगा तो 7 इंटू 6 42 आ चुका होगा टोटल में। तो 42 6 के साथ मल्टीप्लाई होने के बजाय 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वाइल में मैं क्या लिखूंगा? इसके वाइल में मैं लिखूंगा कि इसको कहां तक चलाओ? इसको वहां तक चलाओ जब मेरा ये बेस 1 पे पहुंच जाए। वाइल बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक ये बेस 1 से बड़ा बड़ा है तब तक इस बेस को छोटा करते रहो। बेस स्टार्ट कहां से हुआ है? बेस स्टार्ट हुआ है जो यूजर ने एंटर किया था 7 से। कम होते होते जब वो 1 पे पहुंचा तो लूप से बाहर आ जाओ। अगर लूप से बाहर नहीं आओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 0 के साथ भी हो जाएगा, -1 के साथ भी हो जाएगा, लेकिन आपने इनके साथ इसको मल्टीप्लाई होने से बचाना है। तो मैंने कंडीशन क्या डाल दी? ये समझ आ गई बात की? यार किधर हो सारे यार? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अब अगर आपको वो वाला समझ आ गया था, पावर वाला, अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। कौन है ये? सम पीपल आर वेटिंग। अच्छा, आप इस लेक्चर को दोबारा देखना। तो अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर यही है कि वो ऑन कैंपस ही हो सकता है फिर। बाकी मैंने तो अभी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए। क्या नहीं समझ आ रहा आपको, मुझे बताएं फिलहाल। अरशद जी जी, वालेकुम सलाम। क्या समझ नहीं आ रहा? जी जी। अच्छा, नहीं वो समझ, अब समझ आ गई है वो। अच्छा, ये फैक्टोरियल तक सबको समझ आ गया? मैं उसको दोबारा डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गया फैक्टोरियल तक? ठीक है, फैक्टोरियल से अगला वाला तो आसान ही है। ये इवन ऑड वाला मैं नहीं करवाऊंगा आसान। फंक्शंस वाला मैं नेक्स्ट लैब में करवाऊंगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट लैब में एग्जाम नहीं है ना। तो वो जिसको थ्योरी में आता है फंक्शंस, वो बंदा, अगर लैब तो जाहिर सी बात है अटेंडेंस उसकी होगी अगर वो रेगुलर डेज में काउंट हो रहा है।
तो अगर कोई उन दिनों में नहीं आना चाहता तो वो उसकी अपनी मर्जी, अटेंडेंस तो उस हिसाब से ही होगी, इन लैब टास्क भी होगा, उसमें मैं फंक्शंस करवाऊंगा, ठीक है, फुल डिटेल में उस लैब में, क्योंकि एग्जाम तो मंडे को हो जाएगा। जी जी, ट्यूसडे वाली लैब मिड से पहले है। जी जी, वो मिड से पहले है, तो उसमें मैं फंक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कि उन 3 घंटों में आप लोग पढ़ोगे तो नहीं यूनिवर्सिटी में बैठ के, तो उस 3 घंटों में लैब होगी और हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। और वो पूरी डिटेल में कराऊंगा। आप फंक्शंस क्या, फंक्शंस थ्योरी में आपके इंक्लूड है, लैब के एग्जाम तो मंडे को हो जाएगा ना। हाँ, थ्योरी में इंक्लूड है, सर ने मुझे बताया थ्योरी में इंक्लूड है, लेकिन उस पर लैब नहीं हुई हुई, तो उस पर लैब करना मस्ट है, समझ आइए बात की। तो इसलिए मैं लैब ट्यूसडे को करवाऊंगा, उसमें फंक्शंस करवा दूंगा। लेकिन खैर अभी हम आते हैं इस सवाल की तरफ। बाकी तलाल आप ऐसा करना कि, और अगर लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। तो आपने इसकी वीडियो देखनी है लाजमी, ठीक है। जब आप इसकी वीडियो, जी क्या कह रहे हो? जी जी, लैब 6 का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लैब 6 का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। दूसरा, जिसको ये नहीं समझ आया वो एक बार दोबारा दिमाग, खुले दिमाग से ना इसको दोबारा देखिएगा एक बार, 1.5 या 1.7 या 2x पे देख लेना, तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आपको सिंपल सा कहा है कि इस सीरीज को आप वाइल लूप से डिस्प्ले करो, ठीक है। तो ये कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या लगेगा? मैंने जो अभी पहले 1 घंटे में कुछ बताया, कंसेप्ट देने की कोशिश की है, कोई मुझे बता सकता है, वो वर्ड यूज कर सकता है कि इसमें क्या अप्लाई होगा? इसमें रनिंग सम होगा, रनिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इसका मतलब है सिंपल क्या करो, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, बस, ठीक है। फॉर लूप क्या करो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, नहीं आई इक्वल्स टू, आई नहीं, हाँ, आई इक्वल्स टू 2, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100, सॉरी वाइल से कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप करो, मुझे असल में फॉर यूज करने की काफी तरीकों से हो सकता है। वाइल, एक सेकंड में बता, मैं अपना लिख लेता हूँ, उसके बाद आप देखो। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। यहां पर आप लिखो आई इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर आप लिखो आई इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है। यहां पर आप लिखो डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप लिखो टोटल इक्वल्स टू 1। अब ये देखें, सवाल के मुताबिक चेंज हो रहा है। वो किसी ने सवाल पूछा था ना कि हम हमेशा इसके अंदर 0 या 1 डालेंगे, तो अब ये देखिए, पहली बार जब ये लूप चलेगा तो कोई मुझे बता सकता है कि फार्मूला क्या बनेगा? पहली बार बनेगा 1 प्लस 1/2, ये बनेगा ना। इसका जो भी आंसर होगा वो सेव हो जाएगा किसमें? टोटल में। अगली बार जब ये चलेगा तो क्या बनेगा? दिस प्लस प्लस 1/4, ये होगा ना। ये टोटल में होगा, टोटल में ये पड़ा हुआ होगा, और ये क्या होगा? 1/4। क्यों 1/4 होगा? आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, यहाँ पर आई 2 से स्टार्ट हुआ था तो अगली बार ये 4 होगा। समझ आइए बात की कि सिर्फ रनिंग सम का कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिखो, उसको अपने मुताबिक चेंज करो हल्का सा। अब बारिशों के केस में यह था कि बारिशें 0 से स्टार्ट थी,
यहाँ पर इसकी पहली टर्म 1 है, इसकी पहली टर्म 1 है, 1 ने अगले के साथ ऐड होना है, इसने अगले के साथ ऐड होना है, इसके आंसर में अगले के साथ ऐड होना है, इन पूरे के आंसर में अगले के साथ ऐड होना है। तो हमने इसको 1 से स्टार्ट कर दी। समझ आ गया? ये कितना आसान सवाल है, मुझे खुद बताओ। तो अब ये सम कर देगा 100 तक सारी वैल्यूज को, नीचे आके सी आउट रिजल्ट। आया समझ? ये लूप्स के क्वेश्चंस और इन चीजों के क्वेश्चंस में 99% रनिंग सम या रनिंग मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही होती है। आप इन दो कंसेप्ट अगर आपके पक्के हो गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई आप अगर आप ये टाइम पे आप क्लिक कर जाते हो सवाल को देख के, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है? आपको अब मैंने क्या इंटरनेट देखा इस सवाल को देखने के लिए, और आप भी जब आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो आप भी फिर इंटरनेट नहीं देखोगे, आप फिर इन चीज़ों को, और आपके जहन में ये 2-3 चीज़ें होंगी, तो आप पहले अपने आप को पूरी अटेम्प्ट, आप पूरे अपने आप को मौका दोगे। आप चाहोगे कि एक बार पहले मैं खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है? अब अगर मैं आपको जरा एक चैलेंज प्रॉब्लम दूं, मैं आपको ये कहूं कि फिबोनाची सीरीज 25 तक जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनका सम डिस्प्ले करो, तो कोई मुझे बता सकता है कि उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज होगी? रनिंग सम। जिस जगह पे T3 आपने निकाला था, आपने टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस T3 कर देना है, खत्म। फिबोनाची सीरीज का रनिंग सम डिस्प्ले होगा एंड पे, और फिर आपने सी आउट T3 नहीं करना, आपने एंड पे एक ही बात सी आउट टोटल करना है। तो फायदे आप इसके देखेंगे, आपको ये समझ आएगी कि कितने मजे की चीज है ये, अगर आपको ये समझ आ गई। आगे जाते हैं जी। ऑल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ये मैं नहीं बता रहा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लैब में, ये मेरे ख्याल से GCR पे भी शेयर्ड। किसी को मसला है तो बता देता हूँ, है किसी को मसला इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं जी लैब नंबर 7 पे। लैब नंबर 7 के पहले सवाल में उम्मीद है किसी को मसला नहीं होगा, वो बहुत आसान है किसी को मसला? जी ठीक है, अगर नहीं ओपन की तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत आसान है। ये हम कर चुके हैं, कैलकुलेटर वाला GCR पे कोड भी शायद शेयर्ड है। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला मुश्किल है। ठीक है, बाकी 3 आसान है, ये आप कर लोगे। इसकी मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट क्या, बल्कि सॉल्व भी पूरा हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। आपको ये देख के आने चाहिए था ना, आपको बताया था मैंने कि आज सेशन इस पे होगा, तो आप सवाल एक बार देख के आते, एक बार खुद उस पर कोशिश करके आते, पता होता आपको क्या आता है क्या नहीं आता। अच्छा, कहता है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, सच एज दिस। अब ये नंबर को अगर मैं उल्टा पढ़ूं या सीधा पढ़ूं, एक ही नंबर है ना। अगर मैं इसको उल्टा करूं एक ही चीज है, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो एक ही चीज है। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी क्या लॉजिक बन सकती है? जी एग्जैक्ट, रिवर्स करना हमने सीखा हुआ है, रिवर्स करना हमने सीखा हुआ है। हम इसको रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल नंबर के साथ। अगर ये दोनों सेम हुए, इक्वल इक्वल हुए, तो मैं कह दूंगा कि नंबर पैलिंड्रोम है। लेकिन इसके अंदर एक और नई चीज थी, और जो ट्रिकी चीज थी वो क्या थी, कोई बताएगा? रिवर्स वाले सवाल और इसमें एक छोटा सा स्लाइड फर्क था। जो मैंने रिवर्स वाला सवाल करवाया था और इसमें, वो उसी को फर्क पता होगा। जी जी, सही कह रही हैं क्या? अच्छा, वो सेम नहीं? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब भाई ये आपने अकल से नहीं सॉल्व किया। जिस बंदे को ये फर्क नहीं समझ आया, इसका मतलब है उसने, नहीं नहीं नहीं, देखे उसमें भी आपने रिवर्स किया था ना, इसमें भी आप रिवर्स कर रहे हो जो हमने रिवर्स।
नहीं, उसमें भी हमने रिवर्स करके पूरा नंबर बनाया था, अगर आपको याद हो। रिवर्स स्टोर भी हमने किया था, हमने उसको मल्टीप्लाई किया था 1000 के साथ, फिर हमने उसको ऐड किया था, रिवर्स करने के बाद यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई किया था। रिपोर्टों में कुछ लोगों ने उस तरह नहीं किया, लेकिन मैंने ये क्लास में करवाया था, उससे एक नंबर बनाया था उल्टा करके। मतलब अगर यूजर, ये किसका माइक शोर कर रहा है? ये मेन फर्क है, इसका मतलब है आप सब ने इंटरनेट से किया, ठीक है। मेन फर्क इसका ये था कि वो क्वेश्चन सिर्फ 4 डिजिट के लिए था, फिक्स्ड। ये क्वेश्चन 4 डिजिट के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन में डिजिट का नहीं बोला हुआ, ठीक है। इसका इसके सिंपल चेक ये है कि आप सब ने, ठीक है, इंटरनेट से देख के हेल्प ली होगी, समझने की कोशिश की होगी अपना जितना भी है, लेकिन इसका मतलब है आपने इसको खुद नहीं सोचा। खुद सोचा होता तो ये सबसे बड़ा फर्क है, ये कुछ लोगों ने कर लिया, ठीक है, और जिन्होंने किया उन्होंने यही किया, क्योंकि ये इतना बड़ा फर्क है इसका, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि डिजिट वाले को कैसे आप हैंडल करोगे? जी, जिन्होंने कर लिया डिजिट वाले मसले को कैसे हल करोगे? कैसे पता चलेगा 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, और उतनी बार उसका मॉडुलस हो, डिवीजन हो? 10, पहले 10,000। जी जी, लूप लगा के ही करेंगे, लूप सही है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि उसको 10,000 से डिवाइड करो ना, तो आपको कैसे पता चला कि, हाँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने डिजिट्स यूजर ने एंटर किए हैं? अगर यूजर ने ये एंटर किया होता और आप 10,000 से डिवाइड कर देते फिर तो मसला था। अगर यूजर ये एंटर करे, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने डिजिट्स हैं? आप किस चीज से डिवाइड करोगे? अच्छा, कितने इफ एल्स लगाओगे? एक इफ 1 डिजिट हो, दूसरा इफ 2 डिजिट्स हो, तीसरा 3 डिजिट्स हो, चौथा 4 डिजिट, तो डिजिट्स कैसे निकालोगे कितने डिजिट्स हैं? ये जिस जिस बंदे ने भी किया है ना, जिसने भी किया है, उसने सीधी सीधी कॉपी की है। तो बताओ ना। मैं भी तो यहाँ पर खाना छोड़ के लेक्चर दे रहा हूँ, मैं भी खाना खा आता हूँ, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, मुझे जल्दी करो, जल्दी बताओ, सारे इंतजार कर रहे हैं अब। जो कौन सा नंबर एंटर किया वो 0 ना हो जाए? हाँ, मॉडुलस इसका किसके साथ लेंगे? अच्छा है, अच्छा ये नंबर है, ठीक है, ठीक है, यूजर ने ये एंटर किया है, इसका किसके साथ मॉडुलस लूं? 10 के साथ ले लूं तो नंबर स्लिप हो जाएगा। 10 के साथ मॉडुलस लूंगा तो 6 आंसर आएगा। या आप वो कोड देख के मुझे बता रहे हो कि इसने जो किया है? ऐसे तो नहीं होगा, 6 होगा, इससे कैसे पता चलेगा? हाँ जी, ठीक है, तो आप ये देखें, रनिंग मॉडुलस नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगी, इसके अंदर लगेगा रनिंग डिवीजन, ठीक है। रनिंग डिवीजन में आपको बताता हूं इसके अंदर क्या होगा। अगर मेरा नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूं, इसका जवाब क्या बनेगा? जी, क्या जवाब बनेगा? ये बनेगा। इस 6252 को 10 से डिवाइड करूं, क्या बनेगा? 625। इसको 10 से डिवाइड करूं, क्या बनेगा? और फिर इसको 10 से डिवाइड करूं, क्या बनेगा? और फिर इसको 10 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा?
इसका मतलब है कि मैं रनिंग डिवीजन करूं तब तक जब तक आंसर 0 नहीं होता। समझ आई ये बात की? ठीक है, ग्रेटर देन 0 करेंगे और ये डिवीजन बार बार कर रहे होंगे, हम ये लिखेंगे नम डिवाइड बाय 10 नम। अब क्या होगा, सबसे पहले 6 2 5 2 6 डिवाइड हो रहा होगा 10 के साथ, डिवाइड होकर आंसर इस नम में आ जाएगा। फिर ये इस नम में नया नम आ रहा होगा, 6 2 5 2 आ रहा होगा, वो डिवाइड होगा 10 के साथ, फिर 6 2 5 डिवाइड होगा 10 के साथ, और ये काम तब तक करना है जब तक ये 0 नहीं होता। तो इससे आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे पता चलेंगे, इसके ऊपर भी कंडीशन लग सकती है। देखें, वाइल x नॉट इक्वल टू जी डू वाइल से करना है, ठीक है। डू वाइल x नॉट इक्वल टू 0, वाइल x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा चलाओ और आप ऐसा करो, यहाँ पर लिखो चेक प्लस प्लस, ठीक है, चेक प्लस प्लस। अच्छा, ठीक है। अब ये इंटरनेट के तरीके से अगर हो तो ये बिल्कुल छोटा सा कोड है, वो आप वहां से कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं तो हमेशा प्रोग्रामिंग में कोशिश करता हूँ कि अपनी लॉजिक बनाओ। तो मैं जरा इसको, हम कोशिश करते हैं इसको अपनी लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। इस चेक के अंदर मैं लिखता हूँ चेक इक्वल्स टू 1, चेक इक्वल्स टू 0। तो जब ये लूप एक बार चलेगा तो इस चेक में क्या पड़ा होगा जी, जब ये पहली बार चलेगा तो चेक में चेक क्या हो जाएगा 1। तो ये लूप कितनी बार चलेगा इस नंबर के लिए, और सॉरी, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू 10 और यहाँ लिखते हैं num डिवाइडेड बाय x। ठीक हो गया? सॉरी, मैंने क्या किया है, num नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये होगा जब तक ये वाला नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। 6 5 2 5 6 से नम शुरू हुआ, नम ये बन गया, नम ये बन गया, नम ये बन गया, नम ये बन गया, नम करते करते 0 बन गया। ये लूप कितनी बार चला, 5 बार चला ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये लूप जितनी बार चलेगा ना, 5 बार यहाँ से ये चल गया, ठीक है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता लग गए, मैं एक सेकंड में बताता हूँ कि मैं इसको कैसे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, डू से हमारे पास ये आ गया। इसके बाद आपने वो लॉजिक लिखनी है, क्या नाम है उसके, वो फ्लिप करने वाली लॉजिक आपको पता है, वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से आपको नंबर ऑफ डिजिट्स जब पता लग जाएंगे, उसके बाद जब आप इसको फ्लिप करोगे, ठीक है, उस लॉजिक के मुताबिक, तो उसके अंदर ये होता है कि हम स्टार्ट करते होते हैं उससे पहले मॉडुलस लेते हैं, फिर डिवीजन लेते हैं, फिर मॉडुलस लेते हैं, फिर डिवीजन लेते हैं, यही करते हैं ना। हम्म, जी, हम्म, वही ना, वही पुरानी वाली लॉजिक है, लेकिन वो लूप की फॉर्म में आपने लिखनी है, ठीक है। वही पुरानी वाली लॉजिक है, वो आप लूप की फॉर्म में लिखोगे जब आप इससे। लेकिन मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो ऐसे आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 494 होता है इसकी जगह, तो ये काम कब तक होता,
494 तक होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जो फ्लिप करने वाला काम है वो आप इसी लूप के अंदर कर रहे होगे। इस चेक को हम हटा देते हैं, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। वो जो फ्लिप करने वाली लॉजिक है वो आप इसी लूप में लिखोगे, लेकिन नंबर को फ्लिप कब तक करोगे? नंबर को फ्लिप आप कब तक करोगे? नंबर को फ्लिप तब तक करोगे जब ये डिवीजन का आंसर 0, मतलब जब ये लूप पहली बार चले तो आपने वो फ्लिप वाला कोड यहां लिखना है, तो एक नंबर फ्लिप हो जाए। जब ये लूप दूसरी बार चले तो 2 नंबर फ्लिप हो जाए, तीसरी बार चले 3 फ्लिप हो जाए, चौथी बार चले 4 फ्लिप हो जाए, पांचवी बार चले 5 के 5 फ्लिप हो जाए। तो जब 5 के 5 फ्लिप हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये चीज बन जाएगी और ये लूप से भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली डिवीजन का जो आंसर है वो इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी तरह जब ये 4 डिजिट होगा, 4994 होगा, तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो 1 डिजिट फ्लिप होगा, दूसरी बार चलेगा 2 फ्लिप होंगे, तीसरी बार चलेगा 3 फ्लिप होंगे, चौथी बार चलेगा 4 फ्लिप होंगे, और चौथी बार जब चलेगा तो इस डिवीजन का आंसर भी 0 आ जाएगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमने एक वेरिएबल फ्लिप का बनाया होगा जिसके अंदर मेरे पास फ्लिप्ड नंबर पड़ा होगा, तो मैं यहाँ पर इफ लगाऊंगा कि इफ फ्लिप इक्वल्स टू नम, नंबर इज अ पैलिंड्रोम, और अगर फ्लिप नम के इक्वल नहीं है तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, ये समझ आइए क्या करना है? जी, किसी को कोई मसला? ठीक है, तो हमने इस लैब के अंदर ये एक ही टास्क है, तो मैं इसका लाइन बाय लाइन कोड नहीं लिख के दे रहा, लेकिन मैंने मेन जो इशू इसमें आता है वो इशू मैंने बता दिया। ये बाकी मैं आप लोगों के कोड इसी टास्क पे जज करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस लैब के अंदर एक ही मुश्किल टास्क है, तो अगर वो भी मैंने करवा दिया तो फिर तो मुझे पता है कि सोल्यूशन उसी तरह का होगा, तो मैं कैसे आपस में फर्क देखूंगा? ठीक है, तो वो आपस में फर्क अभी मैं देखूंगा। जी, ये यार आप लोग को इस बात की नहीं समझ आती, आई का मतलब वेरिएबल है ना, सी इन आई करवा लो। क्या मतलब, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या क्वेश्चन है। आई टू एन माइनस वन, आई क्या चीज है भाई? वेरिएबल है ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ, तो इफ लगा दो, इफ लगा दो। अगर इफ 10 से बड़ा हो तो आप उसको बताओ कि भाई यहाँ से बैक काउंटिंग नहीं हो सकती, बैक काउंटिंग में कोई भी नंबर नहीं आता। ठीक है, या उसको बोल सकते हो कि यूर जो आपने नंबर एंटर किया है वो इस नंबर से ही बड़ा है, तो बैक काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, बाकी इस ये वाला मैंने आपको दिया था टास्क, ये वाला आप जब देखोगे तो आप खुद बताओगे कि ये बहुत आसान है, ये वाला भी आसान है। ये एक ही टास्क है जिस पे मैंने जज करना है, उसकी मेन लॉजिक मैंने बता दी है। मेन लॉजिक उसकी मैंने बता दी है कि कैसे आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हो। ठीक है, ये इसकी मेन लॉजिक है। इसके बाद जो बाकी का काम है उसकी बेस पे मैं आपकी रिपोर्टें चेक करूंगा, जज करूंगा लैब 7 के इस टास्क के बेस पे। ठीक है, और जो लैब 6 है वो तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही बता दिए आपको, लेकिन फिर भी बता भी दो तो मैंने एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड नहीं बताया आपको, मैंने समझाया है। यही बात मैं आपको कहता हूँ कि जब आपसे कोई चीज समझे तो आप उसको इस तरह से समझाओ जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आप उसको लाइन ऑफ कोड ना दो। वो आपको कहता है कोड भेज दो, नहीं कोड नहीं भेजना, समझना है। जितना कहोगे मैं अवेलेबल हूँ, हर टाइम समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, किसी को और कोई मसला हो तो मुझे बताएं। बाकी ये 2 लैब्स हैं तो इसको आप खत्म करें, और इंशाल्लाह जो मंडे है, मंडे को एग्जाम होगा। और जी, और जी 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 एग्जैक्ट आई, आपने एक वेरिएबल उससे लेना है। आप उसे कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बताएं, वो आई में सेव करवा लो। एंडिंग पॉइंट उससे पूछे, वो एन में सेव करवा लो। लूप को स्टार्ट आई से करवाओ, लूप को खत्म n-1 पे करो, दैट्स इट। ठीक है,
हाँ, तो मैंने ये सारे टास्क समझाए हैं और डिटेल में, ये वाले तो मैंने सारे डिटेल में समझाए हैं, तो इसको आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जल्दी से बताएं। ठीक है, लैब रिपोर्ट मैं अभी चेंज कर देता हूँ, वो कल ड्यू होगी। ठीक है, लैब रिपोर्ट का मैं टाइम चेंज कर दूंगा, तो वो कल ड्यू होगी। बाकी आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़, अटेंडेंस जो है वो मैं एक बार यहाँ पर जूम पे चेक कर लेता हूँ, नाम कौन कौन से वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। तो ये, क्योंकि अटेंडेंस तो लगनी है, 68 बंदे हैं, इसका मतलब है कि 41 प्लस 35। ठीक है, अटेंडेंस में एक इस तरह से लगा दूंगा। दूसरा मैं एक और काम कर रहा हूँ, एक और चेक के तौर पे, वो ये मैं कर रहा हूँ कि इन लैब टास्क कितनी है, कितनी हुए हैं, 7, तो 7 लैब्स हो गया। हम, मैं एक रीयूज पोस्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ लैब। ठीक है, 7B, इसको हम रख लेते हैं 22। टाइम इसका हम रख लेते हैं 6 PM। ठीक है, और यहाँ पर इसको दोनों क्लासों में अपलोड कर, तो ये मैंने 7B अपलोड किया है। आप लोगों ने इन लैब टास्क यहाँ पर सबमिट करवाना है। इन लैब टास्क है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, मैं आपको इन लैब टास्क बताता हूँ आपने क्या करना है। इन लैब टास्क आपने जो फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, जी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, वो सवाल आपने दो दो बार करना है। 2 बार में क्या फ़र्क है वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़र्क है। एक नंबर ऑफ टर्म्स का और एक लैब टास्क जो टास्क है। एक तो लैब टास्क है ना जो आपने करना है, एक वही एज इट इज़ करना है, लेकिन वो लैब टास्क किस पे डिपेंड कर रहा है, वो T3 पे डिपेंड कर रहा है, वो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि किस वैल्यू तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करवानी है। उसी के अंदर आपने एक छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज ये है कि वो फिर वैल्यूज पे ना करे, वो नंबर ऑफ टर्म्स पे करे। कि अगर यूजर आपको कहता है 6 टर्म्स अपलोड करो तो 6 टर्म्स अपलोड हो, यूजर आपको कहेंगे 10 टर्म्स हो तो 10 टर्म्स आउटपुट पे आए। ठीक है, तो आपने वो टर्म्स के हिसाब से करना है और इस दोनों पे करना है। तो ये 6 बजे तक इसका टाइम है, इसकी बेस पे अटेंडेंस भी लगेगी, एक इसकी बेस पे लगेगी, दूसरी मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया मीट में, उसकी बेस पे लगेगी। तो जिनके मार्क्स कम हुए इन लैब टास्क सबमिट करवाने के बावजूद भी, इसका मतलब है वो लैब में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये मैं अपलोड कर दूंगा।